पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान चढ़ी। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खित्ते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किसी ग्लोबल विलेज और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले खेल में नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में असमत हाशवानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लंदन टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान असमत हाशवानी। नाजरीन, ये प्रोग्राम जिसमें हम सियासत पे भी बात करेंगे, हम समाज की बात करेंगे, हम सोशल इशू के साथ साथ हर उस इशू पे बात करेंगे जो हमसे रिलेटेड है, चाहे वो अफगानिस्तान में होगा, चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में होगा या फिर वो यहाँ बरतानिया में होगा। हमारी हर किस्म की बात होगी और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम स्टूडियो में अपने मेहमान बुलाएं और इसी के साथ साथ हम टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी ये प्रोग्राम में लोगों को शरीक करेंगे। हम आपकी कॉल भी लेंगे, आप उस पर तबसरा कर सकेंगे, अपनी राय दे सकेंगे, प्रोग्राम के बारे में पसंदीदगी या फिर नापसंदीदगी का इजहार कर सकेंगे। नाज़रीन, अगर हम देखते हैं आज की दुनिया में तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास एहतजाज होता है, हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों में, हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक में तजाद भी आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसको जोड़ें। आज हम देख रहे हैं कि सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। एक टीवी चैनल ARY वो मअतल हुआ, उसका लाइसेंस। इसके अलावा हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा माजी में भी ऐसा होता रहा। माजी में हमने देखा कि कुछ टीवी चैनल वो भी बंद हुए, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। ये ऐसा क्यों होता है? हमने इसी चीज़ को देखना है आज के प्रोग्राम में, जिसका हमारा टॉपिक होगा सहाफ़ी से सहाफ़त तक। किस हद तक सहाफ़ी जा सकता है, किस हद तक हम सहाफ़त कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होता है, पॉलिटिशियन का, हुकूमत का, सहाफ़ी का या सहाफ़त का। हम इस पे ओपिनियन लेंगे, आईनी माहिरीन की भी। हम कोशिश करेंगे कि कानून का माहिर हमें मिले जो बरतानवी कानून के मुताबिक भी बताए कि सहाफ़ी की हदूद व क़यूद क्या है, उन पे ज़ाब्ता इखलाक जो है वो कहाँ तक लागू होता है। सहाफ़ी ने अपनी प्रेस काउंसिल या अपने जो ज़ाब्ता इखलाक बनाए हैं किस हद तक उस पर अमल होता है। इसी के साथ साथ हमने मुख्तलिफ नामवर सहाफ़ियों को भी अपने प्रोग्राम में लेना है ऑनलाइन, उनसे भी हमने करनी है बात और उनसे हमने उनकी राय लेनी है। उसी में तजिया निगार भी होंगे, कालम निगार भी होंगे और टीवी एंकर भी होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि माजी में भी ऐसा होता रहा। गलत फहमियाँ जब पैदा होती हैं तो फिर हम मुकदमात के लिए अदालतों का रुख करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब ARY को मुअत्तल किया गया उसका लाइसेंस 15 दिन के लिए, तो वो लोग अदालतों में हैं, अदालतों से फैसले भी आ रहे हैं। यही एक खूबसूरती होती है जमहूरियत की, आज़ादी राय की। और इसीलिए अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, सहाफ़ी के कलम को आज़ाद होना चाहिए। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि सहाफ़ी किस हद तक जा सकता है, अपने कलम को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, सहाफ़त की आबरू किस तरह रख सकता है। और हुकूमतें क्यों मजबूर होती हैं? सियासतदान जब अपोजिशन में होता है उसको सहाफ़त की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन जब इक़्तिदार में आता है तो उसके लिए सहाफ़त जो है बोझ क्यों बन जाती है, उसका टकराव क्यों होता है। अगर हम माजी में देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मुख्तलिफ इदारे थे और उसमें हमने देखा जंग के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज हुए बल्कि बाद सहाफ़ियों को बड़े संगीन मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हमने ये देखा कि सहाफ़ी माजी में भी जिंदा था
آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، ہر جگہ پہ حدود و قیود کا انہوں نے خیال رکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہماری اس وقت کوشش ہے کہ پاکستان کے کچھ نامور صحافیوں سے ہم بات کریں، ٹی وی اینکرز سے بات کریں، ان کو لائن پہ لیں اور ان کے ساتھ بات کریں۔ صحافت کا جو اصول ہے، پہلا ضابطہ اخلاق ہے، اس کے لیے صحافی نے اپنے اصول کو اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے کہ کس حد تک وہ اپنی بات کو کر سکتا ہے۔ قانون، آئین، حکومت، ادارے، معاشرے کس حد تک اس کو اجازت دیتے ہیں اور کہاں تک ان کی آزادی کی حد ختم ہوتی ہے۔ ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے بات کرے، دبنگ طریقے سے بات کرے، دلیری سے بات کرے، کیونکہ صحافی جو ہے، چاہے پرنٹ میڈیا کا ہو، الیکٹرانک میڈیا کا ہو، کسی بھی ملک سے، کسی بھی خطے سے ہو، تو اس کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں جو ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس ریڈ لائن کو عبور کیا۔ جب وہ لائن عبور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آمریت کے دور میں تو اس طرح ہوتا ہے، صحافی ایک دوسرے سے اختلافات کرتے ہیں، اداروں سے لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس کا سلوشن ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اس سلوشن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے اور باور کرنا ہے کہ صحافی اپنے اوپر وہ قانون اور ضابطہ اخلاق کس حد تک لاگو کرتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے خود اپنا ضابطہ اخلاق ترتیب دیا۔ ہم پریس کلب میں دیکھیں، ہم جو یونینز ہیں، جو ادارے ہیں، اس کے لیے اگر ہم جس طرح PFUJ ہے، پاکستان یونین آف جرنلسٹ جو ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، پورے پاکستان کو نمائندگی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر شہر میں ایک پریس کلب بھی ہے، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان ضابطوں سے معاملہ آگے نکل جاتا ہے۔ آج ARY کا یہ کہنا ہے کہ آزادی صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کی آواز کو دبایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارے جنہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اگر پیمرا نے ایک ٹی وی چینل پہ پابندی لگائی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ادارے جو اس کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کس حد تک اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ وہ صحافی رہنما جنہوں نے اپنے صحافیوں کو اپنے ضابطہ اخلاق کے اندر رکھنا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھا رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت کوشش ہماری یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ جو ARY کی تمام نشریات ہیں وہ بند ہیں، ایک سورس، وہ جو آنکھ، ناک، کان، یہ سب کچھ جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ نے جو احساسات ہماری جو ابھی اس وقت پاکستان میں ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، جو فوزیہ شاہد ایک سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فوزیہ، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی جی۔ تھوڑا سا آواز کو بلند رکھیے گا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا ایشو ہے، ایک چینل بند ہوا، ایک دفعہ پھر صحافیوں کے جو ہے ایک بڑا چینل جو ہے وہ بند ہوا اور آج پرابلم ہے ایک دفعہ پھر۔ آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گی کہ آزادی صحافت پہ قدغن اگر لگی تو کیسے اور کیوں؟ شمی صاحب، آزادی صحافت کا جو ایشو ہے پاکستان کے لیے اس کے بے شمار الگ الگ پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑا اہم یہ ہے کہ آزادی صحافت ہے کیا، اور یقیناً ہم نے آزادی صحافت کے لیے اتنی جدوجہد کی
اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کو پنپنا ہے تو وہ آزادی صحافت ہی پنپ سکتی ہے. اور یقیناً یہ ایک دنیا کا کلیہ ہے کہ آزاد صحافت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت صحت مند ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا اور یقیناً کچھ عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں آزادی صحافت ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمیں اس میں بھی کچھ ایجنڈوں کی تکمیل دکھائی دیتی ہے، آزادی صحافت دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ ہم دیکھ رہے کئی حیثیت سے کہ پاکستان میں خبر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بحث کا سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا ہے اور بحث جو ہے اس میں خبر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے فوزیہ. اگر فوزیہ ایک بات میں کروں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے ضابطہ اخلاق بنایا، ہم نے صحافیوں کے لیے خود اپنے احتساب کا بندوبست کیا، اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا الیکٹرانک میڈیا کے بعد بہت سی ایسی قوتیں جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں. میں ان کو مختلف لابیز کا نام بھی دیتی ہوں، وہ میڈیا کو استعمال کرتی ہیں. اب میڈیا میں مثلاً ابھی آپ نے جس چینل کی بات کی ہے اور یقیناً مجھے اس کا نام لینے میں بھی کوئی اس میں آگ نہیں ہے، AMI کو جو ہے گزشتہ روز سے بند کیا گیا. اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ جب سے یہ ہمارے یہاں ایک ایسا دھرنا ہوا جو اسلام آباد میں ہوا، یہاں کچھ ایسے احتجاج ہوئے، اس کے بعد ایک ایسی منظم طور پہ وہاں ایک ایسی لابی نے کام شروع کیا جو اگر یہ کہا جائے کہ کسی جگہ عدالت کو بھی وہ ایڈریس کر رہی ہے، سیاست کو بھی وہ ملائن کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے دوسرے چینلز کو جرنلسٹ کو بھی ملائن کر رہی ہے. اب اس میں یہ کہا جائے کہ چینل بند کر دیا جائے، اس کی تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں. چینل بند کرنے سے اس میں جو سینکڑوں لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمام صحافی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ اس میں جو ہے اس کی ذات میں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک پروگرام جو مبشر لقمان کا تھا، اس میں کچھ اس قسم کے کنٹینٹس دیے کہ جس پہ کچھ عدالت کی جانب سے بھی، کوئی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور میں ویسے یہ سمجھتی ہوں کہ عام جرنلسٹ کی طرف سے بھی اس کے حوالے سے کچھ انگلی اٹھائی جا رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے فوزیہ، ایک بات میں کروں گا فوزیہ، اگر آپ میری بات سن رہی ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مبشر لقمان کی بات نہیں کرتے، کسی انفرادی شخصیت کی بات نہیں کرتے، چاہے وہ میڈیا کی کوئی شخصیت ہو، لیکن ایک چینل کو ایک ایسے دور میں بند کیا گیا. آج امریت نہیں ہے ہمارے پاس، پاکستان میں ہمارے پاس جمہوریت ہے، اور جب جمہوری دور میں ایک پروگرام یا پھر کسی ایک اینکر کی وجہ سے پورا چینل بند ہو تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن میں نے پہلے اس کی شدید مذمت کی ہے کہ چینل بند ہونے کے ہم کسی طرح انڈورس نہیں کر سکتے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جب جیو بند کیا گیا تھوڑا ہی عرصہ پہلے تو اس کی بھی ہم نے شدید مذمت کی تھی. کسی بھی چینل کو آف ایئر کر دینا یا اس کو بند کر دینا، اس کو ہم کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ اس میں آپ ضابطہ اخلاق کے تحت کسی کو لاتے ہیں، کسی کنٹینٹ کو لاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، پہلا اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چینل، کسی بھی طرح کا چینل جس کو آپ نے لائسنس دیا ہے، جس کو آپ نے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند بنایا ہے، اس کو بند کرنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. اور اس کی آپ نے دیکھا کہ آج اخباری تنظیموں کی طرف سے بھی، جرنلسٹ تنظیموں کی طرف سے بھی اس پہ شدید قسم کا جو احتجاج کیا گیا ہے، اور ہم بھی اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کو کسی طرح ہم جسٹیفائی نہیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ وہ ضابطہ اخلاق جو صحافیوں نے خود تیار کرنا تھا حکومت کے ساتھ مل کے، اداروں کے ساتھ مل کے، کیا وہ ضابطہ اخلاق تیار ہوا صحافیوں کی طرف سے، اور کیا اس پہ عمل بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک کوڈ آف کنڈکٹ کا تعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ PFUJ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو 1950 میں بنایا گیا. یہ جرنلسٹ کے لیے منظم طور پر بہت بڑا ایک اسٹرانگ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد تھوڑا سا اس میں ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے تھا کہ جس میں تمام اسٹیک ہولڈر، جس میں آپ کا PBA بھی شامل ہے، جس میں PFUJ بھی شامل ہے، جس میں ایتھنک بھی شامل ہے، APNS بھی شامل ہے،
اور ایڈیٹرز کے کونسل جو ہے وہ بھی شامل ہے، وہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ابھی نہیں بن سکا کیونکہ اس میں پی بی اے کی جانب سے بالکل آپ نے بات مکمل کر دی کہ وہ ابھی نہیں بن سکا، وہ اس کو بننا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہے گی. آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح آپ نے ابھی فوزیہ بی بی کی بات سنی، فوزیہ شاہد ایک سینئر جرنلسٹ اور اس کے علاوہ اینالسٹ ہیں. انہوں نے نشاندہی کی کہ صحافی، اور آج ہم صحافی کی بات کریں کہ صحافی سے صحافت تک ہم نے آگے جانا ہے، اور اس کو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس صحافت کے پیچھے کون لوگ آگے، وہ کون لوگ ہیں. کیا وہ صحافتی اقدار کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اس معزز اور مقدس پیشے کی جزویات جو ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قانون جو کہتا ہے قانون کے مطابق وہ آگے بڑھ بھی پاتے ہیں یا نہیں بڑھ پاتے؟ کوئی ایک شخص کسی بھی چینل سکرین پہ بیٹھ کے اپنے من مرضی کس حد تک کرتا ہے؟ وہ ادارہ ہو یا پھر وہ حکومت ہو. حکومتوں میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جانا چاہیے؟ اور خاص طور پہ صحافیوں کو، صحافیوں کے نمائندوں کو، ان کو آگے بڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے والے اینڈ پہ تو کوئی خرابی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ زیادہ سے زیادہ صحافیوں کو اپنے پروگرام میں انوالو کریں. یقیناً ہمیں ابتدا میں کچھ پرابلم ہوں گے، کیونکہ ایک علاقے میں اگر ایک ملک میں ایک خطے میں یہ پرابلم ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں کے لوگوں سے بات کریں. اگر لوکل ایشو ہوتا تو ہم لوکل سطح پہ بات کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج میں ڈھل چکی ہے اور محدود ہو گئی ہے ٹی وی سکرین تک. تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کے ہر خطے کی بات کرنی ہے. آج چونکہ ہم صحافت پہ بات کر رہے ہیں اور صحافی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہماری کوشش بھی ہے کہ یا تو صحافی ہم سے بات کرے، ہم صحافی کو ٹیلی فون لائن پہ لیں، یا پھر وہ لوگ بات کریں جو اس سے ریلیونٹ ہے. یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک لینے کے بعد فوراً بعد ہم کوشش کریں گے واپس آ جائیں. اور خواہش ہماری یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک سفر رہیں، تاکہ آپ تک بھی معلومات پہنچ سکیں کہ صحافی سے صحافت تک کون کس حد تک بہتر سلوک کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور پروان چڑھی. آج پوری دنیا اس جمہوریت کی پیروی کرتی ہے، لیکن ہمارے خطے میں جمہوریت کیوں نہیں چلتی؟ یہ ہے ملکہ کا محل اور یہ ہے برطانیہ کی عوام. محبت اور چاہت کا خوبصورت انداز آج ہر کسی گلوبل ولیج اور محدود ہو گئی اسکرین پر. مغرب اور ایشیا مضبوط سے مضبوط تر، لیکن ہم کمزور سے کمزور پر. ہم کریں گے سب کی بات، پہلے فیل میں نہیں ہوگا تضاد. آپ بھی دو ہمارا ساتھ. پروگرام لندن ٹاؤن میں عصمت حاجوانی کے ساتھ. پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور پروان چڑھی. آج پوری دنیا اس جمہوریت کی پیروی کرتی ہے، لیکن ہمارے خطے میں جمہوریت کیوں نہیں چلتی؟ یہ ہے ملکہ کا محل اور یہ ہے برطانیہ کی عوام. محبت اور چاہت کا خوبصورت انداز آج ہر کسی گلوبل ولیج اور محدود ہو گئی اسکرین پر. مغرب اور ایشیا مضبوط سے مضبوط تر، لیکن ہم کمزور سے کمزور پر. ہم کریں گے سب کی بات، پہلے فیل میں نہیں ہوگا تضاد. آپ بھی دو ہمارا ساتھ. پروگرام لندن ٹاؤن میں عصمت حاجوانی کے ساتھ. پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور پروان چڑھی. آج پوری دنیا اس جمہوریت کی
पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किसी ग्लोबल विलेज में और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले फेल तो नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ। पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान को। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किसी ग्लोबल विलेज में और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले फेल तो नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जारी है और इसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चल रहे हैं कि सहाफ़ी से सहाफ़त तक जिम्मेदारियां क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, हकूक़ क्या हैं। सहाफ़ी के हकूक़, सहाफ़त के हकूक़ और इसी के साथ साथ वो इदारे जो इससे रेलिवेंट हैं। अवाम है, सहाफ़ी के पास ये हक है कि वो ख़बर तक पहुँचे, वो ख़बर की तलाश में जाए, वो मसाइल की निशानदही करे और उसी के साथ साथ उसने आगे बढ़ के वही खबर आवाम तक पहुंचानी है। लेकिन उसको देखना ये है कि उस खबर की सेहत को देखना है, उस खबर के असूल को देखना है। हमने उसी के साथ ये भी देखना होगा कि वो खबर, वो असूल जो हमारे साथ था। इसी के साथ साथ अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरयार अफरीदी साहब, MNA हैं पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफरीदी साहब, हम बात आज कर रहे हैं सहाफ़ी से सहाफ़त तक की, कि जब असूलों को हम देखते हैं, सहाफ़ी की हदूदों को यूथ को देखते हैं, तो उसी के साथ साथ हम हुकूमतों को देखते हैं कि हुकूमत के लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको सहाफ़ी की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनको तनकीद बहुत बुरी लगती है। क्या इसी वजह से चैनलों पे पाबंदी लगती है, इसी वजह से सहाफ़ी ज़ेरे अताब आते हैं? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, मुहज़्ज़ब कौमें जो है वो आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ना सिर्फ बिलीव रखती हैं, बल्कि जब भी आप चाहेंगी कि जिंदगी में किसी भी मरहले पे या जब आपको अल्लाह ने कोई खास ओहदे से नवाजा हो, तो आपकी ये ख्वाहिश रहती है कि आपको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन बताने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, कोई आप पे चेक एंड बैलेंसेस हो। तो सहाफत जो है, लेकिन जी फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूनिवर्सल फिनोमेना है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है तीसरी दुनिया और खासकर थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड के वर्ष पे जो ममालिक हैं, कि वो लोग जो अनडेमोक्रेटिक हैं, जो वो पुरानी रीत अपनाए हुए हैं, जो कि नई सोच अपनाने के लिए तैयार नहीं, और जो कि ओलिगार्की अप्रोच यानी कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनने पूरे मुल्कों को अपने कब्जे में किया है और उनकी सोच जो है वो बादशाह की सोच है, वो डेमोक्रेटिक है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से जो पैमरा का रोल रहा है, जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, फिर जो जियो ने जो किया, और फिर अब जब ARY का जो एक्ट है, ये बारबेरियन तो है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी हमने तो मुअत्तल करने का ऐलान कोई नोटिस नहीं दिया। फिर इसी तरह यानी
देयर आर सर्टेन ग्रुप्स और कुछ ऐसे लोग अभी भी पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं जो कि ये बुलंद बांग की आवाज उठा रहे हैं कि सहाफत जो है ये एक ऐसा मुकद्दस पेशा है कि इससे जुड़े हुए लोगों की इज्जत बहुत जरूरी है, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो सबके लिए होना चाहिए। और खासकर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए जो रोल मीडिया कर रहा है और जिस तरह अवेयरनेस जो इन्होंने क्रिएट की है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की 68 साल तारीख में ये मिसाल हमें नहीं मिलती जो पिछले एक साल के दौरान जो मीडिया का एग्जेम्पलरी रोल रहा है। अच्छा जी, एक और अफरीदी साहब मैं बात करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है कि ARY के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए और इसी के साथ साथ चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे जियो की बात हो, अगर हम ARY की बात करेंगे तो जियो की भी बात करेंगे। आप अगर आज मुअस्सर आवाज उठा रहे हैं इनके लिए तो फिर जियो के लिए भी उठाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि किसने अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को या फिर उन हदूद को पार किया, उन हदूद से आगे चले गए, सुर्ख लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से उन पे पाबंदी लगी। इस पे भी आपकी जमात की यकसा सोच है कि सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, सिर्फ ARY के लिए नहीं, वहीं पे जियो के लिए भी। देखिए जी, जब आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो एक चीज आपको ज़हन में बैठा लेनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब इंसाफ की बात करते हैं तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। ठीक, पिक एंड चूज की बात नहीं करते, अपने पसंद और नापसंद की बात नहीं करते। असल में जब आप पैमरा के रूल्स पढ़ लें और पैमरा के रूल्स के बाद जब नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है और आपके पाकिस्तान के सेंसिटिव इश्यूज और कोर इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर आपको विद इन द लाइन्स रह के एक खबर बनानी होती है और उस पर आप बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप किसी को विदाउट एनी राइम एंड रीजन और कहते हैं कि एवरीवन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक आप किसी को अदालत से मुजरिम करार ना दे उस वक्त तक हर शख्स मासूम है और बेगुनाह है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे आपके तवज्जुह से कि हम जियो के या किसी के खिलाफ नहीं है, हम जियो के अंदर वो सोच जो पाकिस्तान या किसी भी चैनल के अंदर या वो लोग जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खेलना चाहते हैं या पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या पाकिस्तान में बदअमनी या पाकिस्तान में एक खास जो डिक्टेटेड आइडियोलॉजी या डिक्टेटेड अप्रोच के जरिए पाकिस्तान में अफरा-तफरी फैलाना चाहती है उनके खिलाफ है। जियो में पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ सूबों के लोग बरसर रोजगार हैं, हम उनकी बहुत ज्यादा उनका एहतराम करते हैं, उनकी सहाफत के हवाले से और खासकर जुडिशरी के हवाले से बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस हो, पाकिस्तान में कोई होली काव ना हो। अगर एक शख्स किसी इदारे को चैलेंज करता है, अगर एक शख्स ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जिससे पाकिस्तान की जगह सही होती है, पाकिस्तान के इदारों में खुदा न खास्ता कोई अफरा-तफरी आती है या पाकिस्तान के अंदर कोई कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा बोचाल आने का खतरा हो जिससे पाकिस्तान में अमन को खतरा हो, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को ट्रायल करना चाहिए, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, ताकि हम एक मुहज़्ज़ब कौम का मुजाहरा कर सके और पाकिस्तान में सबको अपने ये एहसास से जिम्मेदारी हो कि मेरा जो प्रोफेशनल राइट है उसको कहीं मैं वायलेट तो नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अफरीदी साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने हमारे साथ बात की और इंशाल्लाह ये रिश्ता, ये राब्ता जो है वो दोबारा भी जारी होगा और दोबारा भी राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैं सहाफत की बात करता हूँ, असूलों की बात करता हूँ, सहाफ़ी की जिम्मेदारियों की बात करता हूँ, हुकूमत के हकूक़ और फ़राइज़ की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ। जिस तरह अभी शहरयार अफरीदी साहब हमारे साथ लाइन पे थे, बेशक वो MLA हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो बात करेंगे एक जो है इज्तिमाई कि सियासत के असूल क्या है, सियासतदान किस हद तक अपने असूलों पे अमल पैरा होता है, कानून किस हद तक हमें इजाजत देता है।
आइन हमें किस हद तक इजाजत देता है, और इसके अलावा हमने अपनी हदूदों कयूद को मद्देनजर रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ये कोशिश भी जारी है कि हम सहाफ़ियों से बात करें, तज्ज़िया निगारों से बात करें, लेकिन अब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूं, और ब्रेक के बाद हम अपनी बहस को उस तरफ लेके जाएंगे जहां पे कुछ पॉलिटिकल लोग हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, और आईनी कानूनी राय भी इस पे हम लेते हैं कि सहाफ़ी सहाफ़त की हदूद कब फैलाता है, सियासतदान कब अपने इख्तियारात में तजावत करता है। इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप भी हमारे साथ रहें इस डिस्कशन में, इस प्रोग्राम में, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक। पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान किया। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किस्म ग्लोबल विलेज और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले खेल तो नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ। पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान किया। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किस्म ग्लोबल विलेज और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले खेल तो नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ। पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान किया। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम, मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज हर किस्म ग्लोबल विलेज और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले खेल तो नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। टॉपिक मेरा वही है, सहाफ़ी से सहाफ़त तक। इसको हम देखना चाह रहे हैं कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे इसकी क्या पोजीशन है, सहाफ़ी की हदूद व क़यूद कहाँ तक है, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ तक उसे जाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ, अदनान चट्टा साहब हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ पे भी सियासत करते हैं। उनके साथ इम्तियाज़ रांझा साहब हैं, कानून की बारीकियों को देखते हैं, आइन को देखते हैं, और जहाँ पे इनका वाबस्तगी है इसी कानून के। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। चट्टा साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। हम जब इक़्तिदार में सियासतदान को देखते हैं तो बड़ा सख्त होता है, तल्ख होता है, उसके खिलाफ खबर लगती है, उसके खिलाफ कोई प्रोग्राम होता है तो वो बहुत ज़्यादा
परेशान भी हो जाता है और परेशान करता भी है सहाफ़ी को। अपोजिशन में वो बड़ा खुश रहता है। कुछ आप बताएंगे कि ये सियासतदान ऐसा क्यों करते हैं? अभी एक चैनल पे फिर पाबंदी लगी, माजी में ऐसा होता रहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज दावत दी। हाशवानी साहब, असल मसला ये है कि जो मीडिया है ये अपोजिशन का किरदार अदा करता है। जब गवर्नमेंट मतलब है कि आप इक़्तिदार में सियासतदान आ जाते हैं तो उस वक्त फिर वो तनकीद से डरते हैं। अपोजिशन जो होती है वो अपना शायद वो रोल अदा नहीं कर रही होती जिस तरह जो गवर्नमेंट चाहती होती है, उस तरह वो रोल अदा नहीं कर रही होती। जैसे कि एक डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है कि अपोजिशन इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट इन वेट। पाकिस्तान में बदकिस्मती सी होती है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो उस अपोजिशन का जो वैकम होता है उसको फिर मीडिया फील करता है। मीडिया फिर आपके आके तनकीद करता है, आपकी कमजोरियां आपको आवाम को बताता है वो। और फिर जब वाइब्रेंट आप कह लें कि जुडिशरी भी मौजूद नहीं है, जुडिशरी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो मकाऊ वाला सिलसिला बन जाता है। डिक्टेटरशिप, सिविलियन जो रूलर्स होते हैं वो फिर डिक्टेटर्स के तरीके से। चलो साहब, मैं अगर इसको इस तरह कहूँ कि आप मेरी बात की तायद करें कि वाकई आज अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हुकूमत के अपोजिट जो अपोजिशन है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अगर वो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है या फिर वो दूसरी अपोजिशन के लोग हैं वो अपना किरदार नहीं कर रहे, इसलिए मीडिया का एक्टिव रोल हो गया और प्रॉब्लम हो गया हुकूमत को। जैसे देखिए हमारी एक सोसाइटी जनरली तौर पे पोलराइजेशन का शिकार हुई है, लोग वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह जो मीडिया इसने भी टू एक्सट्रीम साइड ले ली है। कुछ मीडिया ग्रुप्स जो हैं दे प्रोटेक्ट देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, दे गो ऑन वन एक्सट्रीम साइड ऑफ द व्यू। जो दूसरे होते हैं वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो मीडिया में भी एक पोलराइजेशन आ गई, ऑब्जेक्टिविटी मीडिया में भी नहीं है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है कि हाउ टू कम इनटू द पावर थ्रू द शॉर्टकट्स। वो भी एक सिस्टम पे बिलीव नहीं कर रही कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपने कैसे गवर्नमेंट को अंडू करना है। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक शॉर्टकट्स की तलाश में, पूरी कौम एक शॉर्टकट की तलाश में। इसका मतलब ये है कि सहाफी भी अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। इस वक्त देखिए पाकिस्तान के करंट एनवायरनमेंट में ये बात कहूंगा कि जी सहाफी भी अपनी हदूद और वो एथिक्स, स्टैंडर्ड्स, मॉरल्स जो दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों में सहावत को दिए जाते हैं उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। राजा साहब, मैं आपकी तरफ से जब मैं आपके साथ बात करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में सियासत के असूल है, सहाफत के असूल है, अगर हम उसको कानून की नज़र से देखें तो बरतानिया में माशाल्लाह एक मुअस्सर कानून है। ना सिर्फ कानून है बल्कि उस पर अमल भी होता है। बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे कानून है, वहाँ पे ज़ाब्ता इखलाक है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और यूके को अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, यू राइट कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और यहाँ कानून इनका कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। यूके का कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में कोडिफाइड एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिस तरह अमेरिका में है, उसके अंडर फिर पार्लियामेंट भी आगे लेजिस्लेशन करती है। यहाँ ये नहीं है, यहाँ की पार्लियामेंट कैन मेक लेजिस्लेशन एनीथिंग। लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके बावजूद जमहूरियत यहाँ पे मजबूत है। जमहूरियत जन्म लिया यहीं पे परवान रिपीट होती रही एक सिलसिला, एक हिस्ट्री है। कोई टॉपल नहीं करते जर्नल जमहूरियत को, लॉ को मद्देनजर रखा जाता है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट नहीं है, कभी होगा 200-400 साल पहले, आई डोंट नो, लेकिन मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी कोई बड़ी मिसालें नहीं मिलती। पाकिस्तान में क्या होता है, अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को ये हक देता है कि वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन करे, और फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन भी है, वो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का गालबन। तो उसके तहत आपको परमिशन है कि आप जो भी अपनी जायज़ बातें हैं आप टीवी पे आए, कार्टून बनाएं, आर्टिकल लिखें, व्हाटएवर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। राजा साहब, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर एक सहाफ़ी को हम देखते हैं यहाँ पे जिस मुल्क में हम बैठे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, तो वो सहाफ़ी अपनी हदूदों क़यूद को क्या
मुतजावज होता है? जी, यहाँ ये होता है कि चूंकि लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जो कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है डेफामेशन के, अगर किसी के खिलाफ अब बगैर एविडेंस के कोई सहाफ़ी बात करेगा तो कानून मौजूद है। यहाँ ये होता है कि कोई अगर ऐसी बात कर दे, कोई ऐसा इवन सेंटेंस कोई सहाफ़ी लाइव चैनल पे या इन राइटिंग, मतलब एक डेफामेशन की किस्में होती हैं, उसमें कर दे तो उसको सू कर देते हैं लोग कंपनसेशन क्लेम करते हैं। फिर दैट सहाफ़ी डजंट डेयर नेक्स्ट टाइम कि कोई या तो वो जॉब से भी जाता है, यानी वो जिम्मेदाराना सहाफत है हमारे पास। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। इस वक्त हमारे साथ अफजल भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान से PFUJ के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाशमी साहब। हाँ जी भट्ट साहब, मैं बात कर रहा था, आज हम इस लंदन टाइम्स में अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सहाफत की। माशाल्लाह, ना सिर्फ आप सहाफ़ी हैं बल्कि सहाफ़ियों के रहनुमा हैं, और पाकिस्तान की ये जो यूनियन है और फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। ये क्यों इस तरह मसला भट्ट साहब पैदा होता है कि जब भी हम देखते हैं कि आमरीत के दौर में तो हम कह सकते थे कि सहाफत पे पाबंदी हो गई, ये जमहूरियत के दौर में भी ऐसा हो जाता है। क्या सहाफ़ी अपनी हद से तजावज़ कर जाता है या वहाँ पे माइंड सेट हो गया इस तरह के तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी? प्रॉब्लम क्या है? हाशमी साहब देखिए, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ये दोनों तरफ से मामला ऐसे हैं। जो दोनों सवाल आपने उठाए, इन दोनों का जवाब आम है। पहली बात तो यह है कि हम भी मादर पिदर आजादी की चले जाते हैं, जहां हम नहीं देखते कि हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, एक चैनल पर बैठकर हमारी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए, और फिर कमेंट और फिर रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए, बाद का हम अपनी हदूद क्रॉस करते हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इससे भी ज्यादा परेशान कौन सूरत है कि सियासतदान जब तक अपोजिशन में होता है तो यही मीडिया उसकी आंख का तारा होता है, और जो ही उसकी पोजीशन चेंज होती है सियासी जमात की, वो इससे इख्तलाफ से इससे इख्तिदार में आता है, तो यही मीडिया उसकी आंख का खारा बन जाता है जी। और मीडिया का काम आमतौर पर तो यही है कि मीडिया आईने का काम करता है। आईने से मुराद मेरी ये है कि ताकि आईने के तौर पर अगर किसी सियासतदान को, किसी हुक्मरान को आईने के सामने आए तो उसके चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बा है तो वो अपने दाग धब्बा साफ कर ले। आईने का काम ये है। लेकिन पूरी दुनिया के रूल के बरक्स पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ जब किसी को आईना दिखाया जाता है तो कोई हुक्मरान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो, तो चेहरे पे लगे हुए अपने दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ देता है। ठीक। इस वजह से पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि यहाँ आजकल हाशवानी साहब इस तरह की सूरत हाल है कि अगर किसी म्यूनिसिपल कमेटी में किसी जो है वो दुकानदार का, जो किराने की दुकान करता हो, उसका लाइसेंस कैंसिल करना हो तो वो मुश्किल है। पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, फिर हियरिंग की जाएगी, फिर उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फिर जाकर उसका लाइसेंस मंसूख किया जाता है। लेकिन टीवी चैनल का लाइसेंस मंसूख करना पाकिस्तान में इतना आसान हो गया है कि कैमरा जब चाहे किसी का लाइसेंस मंसूख कर दे, एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे बंदे के जोर पे, बंदूक के जोर पर जो है वो किसी भी चैनल की दस्तियाब। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भट्ट साहब क्यों, भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, क्यों ऐसा हुआ? क्यों इतना आसान है कि किराने की दुकान का तो लाइसेंस नहीं मुअत्तल हो सकता, टीवी चैनल का क्यों होता है? किधर गया आपका ज़ाब्ता इखलाक? किधर गई वो सहाफ़ियों की अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियां? और इसी के साथ साथ वो आपका इत्तेहाद, आपका इत्तेफाक, क्या आप ज़ाब्ता इखलाक नहीं बना सके, इस वजह से ऐसा होता है? क्या आज की सहाफत मुख्तलिफ ग्रुपों में बंट गई, इस वजह से ऐसा होता है? क्या वो सहाफत मिशन से हट के कारोबार में मुंतकिल हो गई और कारोबारी लोगों ने चैनल संभाल लिए, इस वजह से हुआ? ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? इसमें कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सी जो है वो चीजें मिलकर इतनी बड़ी खराबी बन गई है कि जिसका दूर करना बहुत
بہت مشکل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رولز آف بزنس طے کرنا ہے, رولز بنانا حکومتوں کا کام ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں حکومتیں اور سیاسی جماعتیں جان بوجھ کر اس میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں تاکہ وہ میڈیا کو جب ضرورت پڑے, جب ان پر مشکل وقت آئے, جب انہیں ضرورت ہو, وہ زوال پذیر ہو, جب وہ موومنٹ چل رہی ہو, تو وہ میڈیا کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے. اس لیے وہ اس طرح کے رولز نہیں بناتے کہ میڈیا جو ہے وہ صحت مندانہ طریقے سے, مثبت طریقے سے اپنا رول ادا کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرے اور عوام کو بھی بات کرتے کہ ان کے ٹیکسوں سے چلنے والی حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی. دوسری بات یہ آپ کی بجا ہے کہ پاکستان میں ظاہر میڈیا ورکر تو متحد ہے, لیکن میڈیا آنر جو آپ پہلی بات کی کہ جو مختلف انویسٹر آ گئے, انہوں نے جہاں بھی جو کاروبار میں مقابلے کا طریقہ ہے وہ نہیں اپنایا جو میڈیا میں ہوتا ہے. میڈیا میں مقابلہ ہوتا ہے اچھی خبر کس نے دی, میڈیا میں مقابلہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی خبر جو حقائق پر مبنی ہے وہ کس چینل نے بریک کی. یہاں خبریں بریک کرنے کا مقابلہ نہیں ہو رہا, یہاں کردار خوشی کا مقابلہ جاری ہے. بدقسمتی سے میں کہوں گا دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ ولگر لینگویج یوز کر سکتا ہے, کون زیادہ گالیاں دے سکتا ہے, کون زیادہ ابیوزو لینگویج استعمال کرتا ہے. یہاں بدقسمتی سے یہ مقابلہ جاری ہے جس وجہ سے یہاں کی صحافت کی نکات موجود ہے. اور یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان میں صحافت کو خطرناک قرار دے چکی ہے. پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں صحافت کرنا بہت مشکل ہے. دنیا کے 2-3 ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. بٹ صاحب میں بالکل آپ کی بات سے بٹ صاحب اتفاق کرتا ہوں, اور آپ کو میں اس لحاظ سے کیونکہ بحیثیت صحافی میں نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا, آپ کی سٹرگل کو جانتا ہوں, آپ نے صحافی کو بہت زیادہ متحد کیا, لیکن میری خواہش ہے, میری دعا ہے, میری آپ سے التجا ہے کہ آپ ایک کوشش اور کر کے دیکھیں, ان مالکان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ان کو بھی متحد کریں تاکہ صحافت کے اصولوں پہ عمل ہو سکے. اور جب کوئی چینل بند ہوتا ہے سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, یہ بے روزگاری کا سلسلہ رک سکے. بٹ صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, انشاءاللہ آپ سے اسی طرح رابطہ رہے گا اور آپ کے استفادے سے, آپ کے تجربے سے, آپ کی ذہانت سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں نے بٹ صاحب سے جو بات کی اس میں بھی یہی بات تھی کہ آج کی سیاست میں اور آج کی صحافت میں بڑا فرق آ گیا. پروفیشنل لوگ سیاست سے بھی ہٹ گئے, صحافت سے بھی ہٹ گئے, کاروبار بن گیا صحافت. میرے خیال میں صحافت کاروبار بن گیا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سوسائٹی ہماری جنرلی اس میں وہ ویلیوز آپ دیکھیں کہ ڈکلائن کا شکار ہوگی. جمہوریت وہاں ہے کاغذوں میں لیکن جمہوری رویے نہیں ہے. صحافت بھی ایسے آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں جو ہمارے صحافت کے ہیرو تھے مولانا ظفر علی خان, وہ زمانے میں دیکھ لیں صحافیوں کا ایک کردار تھا تحریک پاکستان میں. اس وقت انہوں نے جیسے لوگوں کو اجاگر کیا, وسائل کو نہیں تھے لیکن ایک کمٹمنٹ تھی. آپ اولین زمانے کو ارلی 50-60s کے وہ جرنلسٹ آپ دیکھیں, ان کی مثالیں دیکھیں, کتنا ان کو اپنے کام کے ساتھ پیشن اور ڈیووشن تھا. آج بھی جو صحافی ہے آن گراؤنڈ جو کام کر رہا ہے, جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین ملک میں کام کر رہے ہیں. سلیم شہزاد ایشیا ٹائمز آن لائن کے لیے لکھتے تھے, آپ دیکھیں ان کو منڈی باؤدن میں قتل کر کے پھینک دیا گیا. اس طرح بے شمار مسئلے ہیں جہاں پہ وزیرستان میں صحافیوں نے خبر لینے کے لیے جا کے اپنی زندگیاں خطروں میں ڈالی. وہاں پہ ان صحافیوں کو بھی آپ سلوٹ پیش کریں. یہ جو مالکان کی جو انٹرنل ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, جو ان کے مانیٹری انٹرسٹ ہیں, جو ان کے آپ بزنس انٹرسٹ کر لیں, انہوں نے پولرائزیشن کا شکار کر دیا صحافت کو. لیکن صحافت کو مالکان نے تو جو کیا, لیکن چٹا صاحب ہم نے دیکھا کہ سیاستدان نے بھی اس صحافی کو آلودہ کرنے میں اپنا کردار کیا کہ یہ لفافہ جرنلزم کی جو اصطلاح ہے وہ کہاں سے آئی, یہ سیاستدانوں کی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ٹھیک کرنا صحافیوں کا کام ہے. صحافی سیاستدانوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا کر سکتا ہے, سیاستدان صحافی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا نہیں کر سکتا. صحافی کو آزاد ہونا چاہیے. جب صحافت ان علائشوں سے پاک ہوگی, جب صحافت ایک مشن کے طور پہ کام کرے گی, سیاستدان اس کو فالو کرے گا. اتنی آئیڈیل صحافت ہم کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں اس کا پھر یہ ایسے خطے میں پاکستان پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ایک ضابطہ اخلاق پہ متفق ہو جائیں.
آپ وہاں پہ پھر آپ انفورس کریں ضابطۂ اخلاق کو. جیسے آپ پاکستان کے دوسرے مسائل ہیں آپ کے, جب جس ملک میں وہ بھی احتساب نہیں ہوتا, جس ملک میں نہ آنے والی گورنمنٹ کو, یہ بھی ہے بالکل صحیح بات ہے. امتیاز رانجھا صاحب, آپ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سولیسٹر ہے, وہ اس کا بڑا احترام ہے, بڑا اس کا ریگارڈ ہے, اور اس کی بات پہ بڑا عمل ہے, اس کے ایک ایک لفظ کی قدر ہے, اس کا احترام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں وہ جو قانون کا رکھوالا ہے وہ وکیل کی شکل میں ہے, وہ جج کی شکل میں ہے, وہ عدالت کی شکل میں ہے, وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر ہم سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا نقطے ہیں کہ ہم قانونی شکل میں اس کو اس طرح پابند کریں جس پہ عمل بھی ہو, آگے بھی بڑھے, آسان طریقہ بھی ہو, چاہے وہ تعلیم بالغاں جیسا سلسلہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ وہ آگے تو بڑھے. جی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو بھی ٹھیک کرنے میں اور صحافت کو بھی ٹھیک کرنے میں, جب آپ یو کے کی مثال ہم دیتے ہیں یا باقی کنٹریز کی مثال دیتے ہیں, رول آف لا جو ہے نا, اگر آپ کا لیگل سسٹم سٹرانگ ہے نا, اگر ایک پاکستان میں نجی چینلز کو بند کر دیا گیا, پیمرا نے ہائی کورٹ کے کسی ڈیسیجن کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کر دی تو انہوں نے بند کر دیا. اگر یہ ہوتا یو کے میں, پہلی تو بات ہے کہ پیمرا کو 5 دفعہ بڑی لیگل ایکسپرٹس کی اوپینین لینی پڑتی کہ کیا یہ جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن, ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے جو تھوڑا سائلنٹ ٹائپ کا ہے, کلیئرلی کہتا بھی نہیں ہے کہ اس کو بند کر دو, کیا اس کی انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو یس دین دے ول ٹیک ایکشن ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ دا ہائی کورٹ ڈیسیجن. لیکن اگر اس کا کوئی سینس نہیں بنتا وداؤٹ ہیونگ پراپر لیگل ایکسپرٹس کی اوپینین پہ, آپ ایک ایڈمنسٹریٹو لوگ ہو, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے لوگ بیک اپ کرتے ہیں آپ کو, جو ڈیسیجن کہا جاتا ہے. رول آف لا نہیں ہے نا. اگر رول آف لا ہو تو میں بھی وہاں ایکول ہوں, چاہے میں وکیل ہوں, چاہے میں کسی کو جج ہوں, چاہے میں ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں, یا چاہے میں بہت بڑے صحافی ہوں. اگر رول آف لا ہے نا کنٹرول میں, رول آف لا آپ کو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر رول آف لا پراپر امپلیمنٹ ہو اور اس کی ایگزسٹنس ہو, اس کی پاور ہو, تو کچھ بھی نہیں, سب صحافت بھی ٹھیک ہو جائے گی, لفافہ جرنلزم بھی ٹھیک ہو جائے گی, کرپٹ سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اور وکیل بھی, جو آج میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کافی ایسی جگہوں پہ جانتا ہوں کہ جہاں کوئی وکیل ہے بھی نہیں ہے, کالا کوٹ پہن کے وکیل کی شکل میں وہ جلوس میں چلا جائے گا, کیونکہ وکیل چونکہ پارلیمنٹ ہمارے سیاستدان قانون بناتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اگر بنائے بھی ہیں تو پچھلے 2 صدیوں میں 2 ڈیکیڈز میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کون دوسری طرف پرائم منسٹر بن سکتا ہے, کون ہارس ٹریڈنگ کیسے روکے گی, کوئی سوسائٹی کی لیجسلیشن نہیں. رانجھا صاحب ایک اور چیز ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو پیمرا جس نے کنٹرول کرنا ہے اس ساری نشریات کو, جس نے صحافیوں کی بات بھی کرنی ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے ادارے حکومت کے ایسے بندے چلائیں جو سمجھتے ہوں صحافت کو, اس اصولوں کو سمجھتے ہوں. اگر آپ اس میں کوئی پولیس افسر لگا دیں گے وہ تو ڈنڈے کے زور پہ کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی پوری دنیا کا جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہیں, جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں, جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں, ان کو حکومت کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو جو لیگل سسٹم ہے, کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کے مطابق ان کو ایک سیپریٹ اٹارنمس میں, اب انہوں نے اپیرنٹلی تو پیمرا کو ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ پیمرا ایک اتھارٹی ہے اور بھی کچھ, بٹ ان کی اپوائنٹمنٹس کون کرتے ہیں, ان ڈسکشنز کن کے پاس ہے. اب وہ جس کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے یا کسی فیڈرل منسٹر نے کرنی ہے تو وہ اس کی بات مانے گا. تو ان کو اگر جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے اور انڈیپینڈنٹلی رول آف لا نہیں پریویل کرے گا you can't achieve those objectives. چٹا صاحب ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ صحافی اور ایک سیاستدان, اس کے علاوہ معاشرے میں اور بھی طبقات ہیں. ہم نے سوشل ایشو کی بات کرنی ہے, ہم نے خواتین کی بات کرنی ہے, اسٹوڈنٹس کی بات کرنی ہے, سب چیزوں کو صحافت کے ذریعے ہم سامنے لائیں گے. اور آج جس طرح میں اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ ٹی وی کسی اور اسکرین ہے, وہ دنیا کا ایک جو گلوبل ولیج کا ایک عکس ہے, اس کو بہتر کرنے میں صرف صحافی ہی کیوں, حکومتیں اپنا کردار کیوں نہیں کرتی؟
देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें बिल्कुल तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये हुकूमतें ये करेंगी। हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें जो होती हैं वो अवाम से होती हैं, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक उल्टी गंगा बह रही है। हुकूमतों के कौन ठीक करेगा उस उल्टी गंगा को? उस उल्टी गंगा को ठीक करने के जिम्मेदार पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का है। पाकिस्तान इन चंद हजार एलीट करप्ट लोगों का नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान उन 18 से 20 करोड़ लोगों का है जिनकी जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये जो इवन अपर क्लास, लेकिन देयर लॉयल्टीज है विद पाकिस्तान। जो वो जैसे राजा साहब ने कहा वहाँ पे रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट चाहते हैं। आज आप देखें गरीब की क्या हालत होगी। आप सहाफत कहते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में गरीब के लिए मरना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के स्कूलों में पंजाब आप देखें 12 करोड़ अवाम का वो सूबा है, मुझे बताएं कि शायद लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सारा प्राइवेटाइज हो गया। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बद इंतहा ये है कि वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है। इतना बड़ा मुल्क। तो इन्हीं चीजों को जब सहाफत उजागर करती है, जब वो एक पिक्चर सामने लाते हैं, तो फिर सियासतदान बुरा क्यों मनाता है? वो इक़्तिदार का बंदा, वो MLA, वो वहाँ इवन के वहाँ का काउंसलर भी, वो भी डंडे की जबान में बात करते हैं। जी, सहाफत इसलिए कि वो सहाफत जो है वो अकाउंटेबिलिटी का किरदार अदा कर रही है। सियासतदान की कमजोरियां वो मीडिया सामने लेके आएगा तो सियासतदान को बुरा लगेगा। आप जैसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में जब जाते हैं, वो जब कहते हैं कि जी यहाँ पे जो है ना सियासत बड़ी मुश्किल है, और ये जो रवायती लोग हैं उन लोगों ने एक किस्म की सियासत को कैप्चर किया हुआ है, तो फिर कौन जाएगा जी वहाँ पे आज़ादी दिलाने के लिए, उस माशरे की बेहतरी के लिए? अशफानी साहब, पाकिस्तान की सियासत प्रैग्मेटिकली इस वक्त जो डायनेस्टिक कंट्रोल है उसके हाथ में, इसको ब्रेक करना एक कमिटमेंट और एक रिजॉल्व के साथ होगा। इसमें किरदार जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर एवोल्यूशन आएगी, पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप चेंज होगी। ये अनफॉर्चुनेटली इस पूरे एक हिस्से का मसला है, पूरे सार्क ममालिक का मसला है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको डायनेस्टिक कंट्रोल में, गांधी, उसके बाद नेहरू, उसके बाद आप देखें राजीव, इंदिरा, रावल, और इसी तरह ये पूरे सार्क का मसला है। इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। आपकी इसी बात को इम्तियाज रांझा साहब की तरफ लेके जाता हूँ। रांझा साहब, ये ख्वाहिश तो हो सकती है ना मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, या सार्क में, या उस एशिया के खित्ते में इस तरह की आइडियल सिचुएशन नहीं है जो बरतानिया में है, लेकिन हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं। इन रवायात को उधर कन्वर्ट करने के लिए हम स्लो मोशन के साथ काम तो कर सकते हैं। वो क्या पैरामीटर होंगे, वो क्या तरीक़ाकार होंगे जब ये चीज़ें हम अपने मुल्क में ले जा सकेंगे? इस पर आप कुछ मेरा ख्याल में एक तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि काफ़ी चेंजेस हो भी रही हैं, और अगर मैं अपने आप को 15-20 साल पहले ले जाऊँ, कोई बड़ा अरसा नहीं है, तो अभी आज का मीडिया, आज का जो जिस तरीके से एजुकेट कर रहा है कौम को, लोग निकल आते हैं अपने राइट्स के लिए। अब ये कोई मुश्किल नहीं है, ये स्लोली एक ग्रोन एक इर्तिकाई निज़ाम है, एक निज़ाम आलमी ने बनाया हुआ। तो इंशाल्लाह हम लुकिंग कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में एक काफ़ी तब्दीली आप देखेंगे कि जो हमारे सिस्टम में आएगी। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, मैं अगेन नॉट बीइंग अ वकील, लेकिन जनरली भी अगर आप लॉजिकली भी सोचें कि जब तक कोई कोड एंड ज़ाब्ता बनाया जाए और उसको प्रॉपर इवन एक टीवी चैनल चल रहा है, उसको अगर उनके एंकर्स को, उनके जो स्टाफ है, कोड दिया जाता है ना, इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम में कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट बना के उन पे अमल करना शुरू कर दे बहसीत कौम एवरीवेयर एट एवरी स्टेज, नॉट ओनली कि एक सर्टन लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे भी, चाहे किराना वाले ने अपनी लाइसेंस लेना है तो उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। किसी एक क्लर्क की डिस्पोजल पे नहीं है कि उसकी मर्जी है तो ये शॉप को लाइसेंस मिले, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसमें फॉलो करता है उसको लाइसेंस। आपके साथ भी हमारी गुफ्तगू जारी है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। आप अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अगर हमें देख रहे हैं, अगर आपको सहाफ़ी और सहाफ़त के हवाले से कोई बात करनी है, लाहे अमल पे बात करना चाहते हैं, ज़ाब्ते इखलाक पे बात करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल ये हाजिर है। इसी पे हमारे उस टेलीफोन कॉल के लिए नंबर भी हो रहा है। आप भी हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती जब तक मुआशरा उसके साथ ना हो, आवाम उनके साथ ना हो। और आवाम में ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, ताजर भी हैं, सियासतदान भी हैं, सब लोग
हमने सबको साथ लेके चलना है अपने प्रोग्राम लंदन टाइम में। तो मैं रांझा साहब जो बात आपसे कर रहा था, अभी मैंने आवाम से भी वही बात की, अभी फिर मैं अदनान के पास आता हूँ। अदनान, हमने सियासतदान को ज़्यादा फोकस इसलिए किया हुआ है कि उसी का सबसे ज़्यादा कि जब उसको पेन लगती है, फील होती है सहाफत के असूलों से, सहाफत के काम से, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को, हम अगर इसको लाइट करें, हम इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, एक दूसरे को इखलाकियात का सबक दें, एक दूसरे के साथ चलें, तो किस तरह हम अपने शहरों में, अपनी तहसीलों में, अपने देहातों में इसको कैसे शुरू कर सकते हैं कि ये फ़र्क जो है, ये फासले जो है, ये मिट जाए और कम हो जाए, बात आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है ना, मैंने पहले भी कहा कि दे नॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, उनको वो एक ख़ास माइंडसेट के लोग हैं। मैं अब किसी भी क्रिटिसिज्म किए बगैर आप देखते हो एक हज़ार ख़ानदान है उनकी, आप कभी उनसे इंटरेक्शन करें, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। वो उनको इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं चाहिए, उनको लोगों की तालीम याफ्ता बाशऊर अवाम उनको नहीं चाहिए। अब आप देखें कि एक ऐसी अवाम जो अपने हकूक़ को मांगेगी, एक करप्ट सियासतदान को तो वो कभी अच्छी नहीं लगेगी। करप्ट सियासतदान को हमेशा भेड़ बकरियों जैसे लोग अच्छे लगते हैं। इस सारी चीज़ को बदलना जब अवाम अपने सियासतदान बदलेगी, अवाम अपने सियासतदान कैसे बदलेगी? यहाँ तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो बदलेगी, इंशाअल्लाह ताला जरूर बदलेगी जैसे मौका मिलेगा। इतनी मायूसी की क्यों बात करते हैं अदनान साहब? मैं कहता हूँ कि आप उम्मीद की बात मैं देखिए मैं बड़ा नहीं हकीकत पसंद भी हूँ, लेकिन बढ़ना किसने, आगे किसने बढ़ना है? उस बड़े खानदानों को, वो जो मोनोपोलिस्ट हैं, उनको तोड़ना किसने? उनको तोड़ना पाकिस्तान के अवाम ने। अवाम लेकिन आपके साथ मिलके, मैं खुद अवाम में शामिल हूँ, क्योंकि मैंने शार्ट कर लिया रांझा साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा हो रहा है, 2-3 मिनट मेरे पास रह गए। मैं चाहता हूँ कि इसको जब मैं सम अप करना चाहूँ, फाइनल गुफ्तगू करना चाहूँ, क्योंकि मेरा फोकस आज सहाफ़ी और सहाफ़त पे है, तो उस पे फाइनल वर्ड के लिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे सुनूंगा, थोड़ी सी आपसे, और फिर इसको सम अप करूंगा। आप क्या कहेंगे? सहाफत में तो मेरा तो फिर भी वही कहूँगा कि अगर सहाफत भी एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए काम करती है और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, तो फिर कभी भी सहाफत को शब खून नहीं किया जाएगा। फिर सहाफत प्रिवेल करेगी और आवाम को एजुकेट करती रहेगी। और अगर कोई सहाफ़ी गलत बात करे अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए भी कवानीन मौजूद हैं जो उनको आप सेपरेटली ट्रायल कर सकते हो, फिर बाकी लोग नहीं कुछ गलत करेंगे। और जनरली तो मेरे ख्याल में सहाफत इस वक्त बहुत मुस्बत रोल प्ले कर रही है, जो एजुकेट कर रही है पूरी कौम को, और कौम को पता चल रहा है कि मेरा राइट है भाई, एक साबित वज़ीर के लिए क्यों जहाज रुक जाए 2 घंटे के लिए, लोग उठ खड़े हुए। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू सहाफत, जर्नलिज्म, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या। अदनान साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि सहाफत को बिल्कुल अगर आप, मैं इस हद तक भी बल्कि जाके ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहना कि जी अनड्यू इंडिपेंडेंस, अगर वो गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो गलत इस्तेमाल भी कर लें। सियासतदानों ने गलत इस्तेमाल करके, गलत इख्तियारात करके अगर इस मुल्क की ये हालत पहुंचा दी है, आप सहाफत को भी थोड़ा सा टाइम दें। ये सहाफत इतनी ताकत इसमें है, इतनी वाइब्रेंट है कि अपने आप को खुद ही फिल्टर कर लेगी। जो गलत इस्तेमाल करेंगे वो निकलते जाएंगे, जो जाने कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के साथ जिनकी एफिलिएशंस है, वो खुद ही सहाफत को पाक भी कर लेंगे। मैं तो उसके गलत इस्तेमाल को भी कहता हूँ कि चलनी चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंस में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितना इन्होंने रोल जैसी चलती रहनी चाहिए, मगर सहाफत चलनी चाहिए, सहाफत इन्होंने रोल प्ले किया। अदनान चिट्ठा साहब बहुत मशकूर हूँ मैं आपका, रांझा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दूर से आए, बहुत शार्ट टाइम पे आए, इससे ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, समझा, और ये प्रोग्राम ये बेसिकली ये था कि हमने एक चीज को आगे करना है, प्रमोट करना है कि किसका किस हद तक फर्ज है, किसके कहां तक हकूक हैं, कौन अपने हकूक से तजावज कर रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारियों से कोताही कर रहा है। हमने सिर्फ सहाफत की बात आज की, हम मुआशरे के हर उस इशू पे बात करेंगे जो इस मुआशरे में, इस मुल्क में, उस मुल्क में, दुनिया के किसी कोने में मौजूद है। हमने लफ्जों की बात करनी है। मेरे पास कलम एक अमानत है, बतौर सहाफ़ी के मैंने निशानदही करनी है, सलूशन मेरे पास नहीं है। मेरा काम यही है कि मैंने सच को सच कहना है
اور उस सच के लिए मैंने आपको भी कुर्बान करना है। तो इसी वजह से सहाफत आज दुनिया का मुश्किल तरीन पेशा है, लेकिन वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो किसी काज को प्रमोट करते हैं। सहाफत एक मिशन था, मेरा दिल कहता है कि मिशन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने इसको कारोबार बना दिया, जिसकी वजह से खराबियां पैदा हुई। इन खराबियों को खत्म करना है। हमने अपनी सहाफत को उतना ही खूबसूरत करना है जितना इस मुल्क में सहाफत को खूबसूरत बना दिया गया। इसी सोच, इसी ख्वाहिश के साथ मैं सहाफियों तक यही पैगाम दूंगा कि आप सच की बात करते रहें, आप सच लिखते रहें, उसके लिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आए आप साबित कदम रहें। अलामा ने सही कहा था कि ए ताहिर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। आपने अपनी परवाज में कोताही नहीं करनी, और सियासतदानों से और उन बड़े लोगों से, उन ताकतवर लोगों से, उन माफिया से मैंने एक बात करनी है। उनको ये कहना है कि आप चाहे जितनी ताकत इस्तेमाल करें, सहाफत हर रंग में जिंदा रहेगी। सहाफी पहले भी जिंदा था, है और रहेगा। तादाद में बेशक थोड़ा हो, लेकिन सोच में और अपनी काबिलियत में आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों की तादाद हमेशा कम होती है। इसी ख्वाहिश के साथ ही अस्मत हाशवानी को लंदन टाइम्स के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल कोशिश हम करेंगे कि दोबारा 6 से 7 बजे तक इसी प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आएँ, और ख्वाहिश हमारी यही है कि आप भी हमारे साथ रहें। और इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वो पार्लियामेंट जहां जमहूरियत ने जन्म लिया और परवान को। आज पूरी दुनिया इस जमहूरियत की पैरवी करती है, लेकिन हमारे खिते में जमहूरियत क्यों नहीं चलती? ये है मलका का महल और ये है बरतानिया की आवाम। मोहब्बत और चाहत का खूबसूरत अंदाज आज हर किसी ग्लोबल विलेज और महदूद हो गई स्क्रीन पर। मगरब और एशिया मजबूत से मजबूत पर, लेकिन हम कमजोर से कमजोर पर। हम करेंगे सबकी बात, पहले खेल में नहीं होगा तजाद। आप भी दो हमारा साथ। प्रोग्राम लंदन टाउन में अस्मत हाशवानी के साथ।